बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 एडवांस प्रोसीजर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 5 में प्रोसीजर्स को डिस्कस किया था। प्रोसीजर्स कौन से होते हैं, बिल्ट इन प्रोसीजर्स यानी प्री डिफाइंड जो प्रोसीजर्स हमारे पास हैं, जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स देखे थे। हमने राइट स्ट्रिंग देखा था, रीड स्ट्रिंग देखा था, हमने का डंप रजिस्टर्स देखे थे, डंप मेमोरी देखा था। बहुत सी डिफरेंट हमने प्रोसीजर्स को डिस्कस किया था चैप्टर 5 में। अब वो प्रोसीजर्स हमारे पास बिल्ट इन प्रोसीजर्स हैं। इसी तरह से जैसे हम बिल्ट इन प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह से हम यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर्स जो हम खुद से यानी प्रोग्रामर खुद से डिफ़ाइन करेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, उन्हीं प्रोसीजर्स को यहाँ पे हम एडवांस प्रोसीजर्स कह रहे हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम उन प्रोसीजर्स को और उन प्रोसीजर्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, किस तरह की वर्किंग हम करेंगे, इसको इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे स्टैक फ्रेम। शॉर्टली आपसे पूछा जा सकता है स्टैक फ्रेम क्या है, कहाँ क्रिएट होता है। तो स्टैक फ्रेम हमारे पास वो एरिया है जब भी हम किसी प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टैक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्रिएट होने के बाद इसके अंदर किस किस्म की वैल्यूज़ जाएंगे हमारे पास, हम उस प्रोसीजर के अंदर जो पैरामीटर्स भेज रहे हैं वो हमारे स्टैक फ्रेम पे जाके स्टोर हो जाएंगे। जो हमारे पास प्रोसीजर से रिटर्न वैल्यू आएगी उसने कहाँ पे स्टोर होना है, उसका रिटर्न एड्रेस स्टोर हो जाएगा स्टैक फ्रेम पे। अगर हम कोई वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल्स भी हमारे स्टैक फ्रेम के ऊपर क्रिएट होते हैं। इसके अलावा हम इस पे ABP क्रिएट करते हैं। ABP क्या करेगा, ABP विद इन फंक्शन वैल्यूज़ को हैंडल कर रहा होता है। ये सारा हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास मौजूद भी है स्टैक फ्रेम की कि ये एक एरिया है जो हमारे पास क्या करता है, मेमोरी लोकेशंस को लेता है, आर्गूमेंट्स के लिए सब रूटीन एड्रेसेस, सब रूटीन मीन क्या है, सब रूटीन हमारा जो प्रोसीजर हम कॉल कर रहे हैं उसे हम प्रोसीजर भी कह सकते हैं, सब रूटीन भी कह सकते हैं। उसका रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल्स, या हम उस प्रोसीजर के अंदर कुछ रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो सारे हमारे स्टैक फ्रेम के ऊपर जाके ऑटोमेटिकली स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम किस सीक्वेंस को इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हम आर्गूमेंट्स, पैरामीटर्स अपने सब रूटीन में भेज रहे होते हैं वो हमारे स्टैक पे स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब रूटीन को कॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होते हैं ना, हाई के अंदर अगर हम लिखते हैं ऐड और हम लिखते हैं AB, तो ये पैरामीटर सबसे पहले स्टोर होंगे। फिर ऐड रिटर्न वैल्यू करेगा तो किस एड्रेस पे ऐड वैल्यू का रिटर्न वैल्यू आके स्टोर होगी वो हमारे पास स्टोर होगा। यानी सब रूटीन जब कॉल होगी तो उसका एक रिटर्न एड्रेस हमारे स्टैक फ्रेम पे जाके स्टोर हो जाएगा कि जब ये प्रोसीजर एंड होगा तो उसकी जो आउटपुट आने वाली है वो किस रिटर्न एड्रेस पे जाके स्टोर होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे हम हमेशा EBP को पुश करेंगे। ये बेस पॉइंटर रजिस्टर होता है। बेस पॉइंटर रजिस्टर विद इन सब रूटीन्स या विद इन प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू को भी हमने क्या कर देना है, पुश कर देना है स्टैक पे। उसके बाद ये दो पॉइंट आपने करने होंगे। ये तो ऑटोमेटिकली स्टैक पे खुद ही क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपने पहला पॉइंट क्या करना है, पहला काम हमेशा उसमें ये करना है कि आपने EBP को पुश कर देना है स्टैक पे। दूसरा काम क्या करना है, आपने EBP और ESP को इक्वल कर देना है। यानी जो भी वैल्यू हमारी ESP की है वही वैल्यू हमारी EBP के अंदर मूव कर जाए। ऐसा क्यों करते हैं, या कि हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर भी हो जाएगा कि ऐसा करने का मकसद क्या होता है। ESP ऑलरेडी आपको पता है, ESP हमारे पास एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है कि स्टैक के अंदर जो भी हमारे पास रीसेंट लोकेशन होती है ना उसको पॉइंट आउट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टैक है, इस वक्त एम्प्टी है, इसमें जैसी पहली वैल्यू हम लगाएंगे तो ये पहली वैल्यू का एड्रेस ESP में स्टोर हो जाएगा। अब हम एक और वैल्यू इसमें डालते हैं, एक और डालते हैं, एक और डालते हैं, तो अब क्या होगा, जो रीसेंट वैल्यू
जो सबसे ऊपर पड़ी होगी उसका एड्रेस ESP में पड़ा होता है। जो ESP में वैल्यू पड़ी होगी उसी ESP की वैल्यू को हम EBP के अंदर मूव करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे कोई भी वेरिएबल्स या वैल्यूज़ या कोई लोकल वेरिएबल्स हमने अपने सब रूटीन में क्रिएट करने हैं तो उनको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ESP को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, जितने वेरिएबल्स हैं ना उतना हम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि एक्सटेंडेड एक में 4 बाइट लेता है, एक्सटेंडेड रजिस्टर्स को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई 4 आंसर क्या आएगा 8। हम ESP में से 8 को माइनस करके स्पेस बना लेंगे अपने लोकल वेरिएबल्स के लिए। अगर इसी तरह से सिर्फ एक वेरिएबल है तो हम उसे 1 मल्टीप्लाई 4 करके 4 आंसर आएगा, माइनस 4 कर देंगे। इस तरह से हम अपने लोकल वेरिएबल्स के लिए स्पेस को रिज़र्व करेंगे। आगे हमने ये सारी चीज़ें परफॉर्म भी करनी है एग्जांपल्स के तौर पे, तो फिर आपको ये चीज़ें सारे पॉइंट्स क्लियर भी होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई रजिस्टर वगैरह को आप स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी आप स्टैक फ्रेम के ऊपर पुश करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो भी यहाँ पे हमारे जो स्टैक फ्रेम होता है वो स्टैक फ्रेम अलग से क्रिएट होता है, प्रोग्राम की मेमोरी अलग हो रही होती है, लेकिन हमारी प्रोग्राम की मेमोरी और स्टैक फ्रेम आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैक फ्रेम भी है एक मेमोरी लोकेशन ही है और वो वैल्यूज़ को कहाँ से ले रहा होता है, मेमोरी में से ही ले रहा होता है। तो मेमोरी की वैल्यूज़ अगर हम चेंज करते हैं या वो अफेक्ट होती हैं तो हमारा स्टैक फ्रेम भी अफेक्ट करता है। स्टैक पैरामीटर्स किस तरह से हम यूज़ करेंगे या किस तरह से हम इसके साथ वर्क करेंगे। स्टैक पैरामीटर्स हमारे पास जो होते हैं ना यानी वो पैरामीटर जो हम अपने रूटीन में किसी प्रोसीजर को कॉल करते वक्त पैरामीटर्स साथ में भेज रहे हैं तो वो बेसिकली स्टैक पैरामीटर्स होंगे और उन्हें फिर हम स्टैक पे पुश भी करेंगे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ डंप मेमोरी यूज स्टैक पैरामीटर, अब ये एक हमारे पास प्रोसीजर है, ठीक है, एक सब रूटीन है और इसमें हमें क्या किसकी ज़रूरत है, हमें कुछ स्टैक पैरामीटर्स की भी ज़रूरत है। यानी हमने कहा डंप मेमोरी करना है तो डंप मेमोरी क्या करती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेमोरी वैल्यूज़ को हमें शो करवाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस कॉल डंप मेमोरी को यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करने हैं, अपने पैरामीटर्स को पुश करना होगा अपने स्टैक फ्रेम पे। तो आप डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स जो आप कॉल डंप में यूज़ करने वाले हैं उन्हें पुश कर देंगे। जैसे पुश टाइप एरे, यानी एरे जो है उसकी टाइप क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, ये चीज़ें हमने पुश की, ठीक है। और पुश करने के बाद हमने कॉल डंप मेमोरी किया तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हमने पुश किए हैं वो पैरामीटर्स हमारे पास हो जाएंगे कॉल डंप मेमोरी में और फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट को शो करवा देगा। अगर हम इस तरह से पैरामीटर्स को पास नहीं करवाते तो फिर क्या होगा कि कॉल डंप मेमोरी हमें वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली यूज़ या शो नहीं करवा सकेगी। और ये नहीं है कि आप यही एग्जांपल दें, आप कोई भी एग्जांपल जो आप आगे हम चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी होंगी जिसमें हम पैरामीटर्स को पास कर रहे होंगे, आप उसमें से भी कोई एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं, 2 मेथड्स होते हैं, वैल्यू आर्गूमेंट्स होते हैं या रेफरेंस आर्गूमेंट्स होते हैं। जैसे हाई लेवल के अंदर भी आपने देखा होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होते हैं, सेम उसी तरह से कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जहाँ पे वैल्यू आर्गूमेंट्स और रेफरेंस आर्गूमेंट्स के नाम से यूज़ होते हैं। वैल्यू आर्गूमेंट्स जिसमें हम वैल्यूज़ वेरिएबल की वैल्यू या कोई कांस्टेंट वैल्यू को क्या करते हैं अपने प्रोसीजर के अंदर पास करते हैं, और रेफरेंस जिसमें हम वैल्यूज़ नहीं कर रहे होते, हम अपने वेरिएबल्स के जस्ट रेफरेंसेस यानी कि एड्रेसेस को पास करते हैं। इनके आगे एग्जांपल करते हैं हम कि अगर हमारे पास बाय वैल्यू की एग्जांपल है तो किस तरह से हम वैल्यूज़ को पास करेंगे। यहाँ पे देखें हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, वैल्यू 1 वैल्यू 2 के नाम से, उनकी वैल्यूज़ हमने दी 5 और 6, फिर डॉट कोड में हमने कहा पुश वैल्यू 2 पुश वैल्यू 1। अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम कॉल बाय वैल्यू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स को हम पुश कर रहे हैं ताकि हम अपने
इसको कॉल करें, जब हम कॉल करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हमारे स्टैक पे पुश हो चुके हैं उनके साथ हमारा ये प्रोसीजर कॉल ऐड टू का प्रोसीजर कॉल होगा और बाकी की वर्किंग इसी स्टैक फ्रेम के अंदर आगे कंटिन्यू होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि वैल्यू 2 हमारी पुश हो जाए। यहाँ पे हमने कहा वैल्यू 1 हमारी पुश हो जाए। वैल्यू 2 क्या थी, वैल्यू 2 हमारे पास थी 6, पहले 6 पुश हुआ, फिर वैल्यू 1 5 पुश हुई और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, अपने प्रोग्राम को कॉल किया। तो इसके अंदर हमने क्या किया, वैल्यूज़ को कॉल बाय वैल्यू हमने प्रोसेस को परफॉर्म किया। अगर यही चीज़ आपको कहा जाए कि कॉल बाय रेफरेंस करके दिखाएं तो रेफरेंस क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं। और आपको पहले से ही पता है कि एड्रेस के किसी वेरिएबल का एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफसेट। तो इसके अंदर हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऑफसेट लिया जाए, पुश ऑफसेट ऑफ वेरिएबल 2। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं पुश हो रही, यहाँ पे वैल्यू 2 का जो ऑफसेट या एड्रेस था वो हमारा पुश हो गया स्टैक में। इसी तरह से वैल्यू 1 का भी जो एड्रेस था मेमोरी के अंदर वो पुश हो गया। और इसके बाद फिर हमने क्या किया, कॉल सब किसी भी सब रूटीन या किसी भी फंक्शन को आगे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये 2 मेन मेथड हैं और ये शॉर्टली पूछे भी जा सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू की एग्जांपल दें या कॉल बाय रेफरेंस की। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विद एग्जांपल आप, और एग्जांपल में आपने इस तरह से स्टैक फ्रेम को भी शो करना होगा, ठीक है। अच्छा, पासिंग एरे, हम अगर किसी पूरी की पूरी एरे को पास करना चाह रहे हैं किसी सब रूटीन के अंदर, तो क्या होगा कि उसमें हम मोस्टली पास बाय रेफरेंस को यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है, पास बाय रेफरेंस को यूज़ करने का रीज़न ये है कि जब हम वैल्यू को कॉल बाय रेफरेंस करेंगे ना, तो हमें जस्ट फॉर एग्जांपल हमारी एक एरे है, ठीक है। अब इस एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं। पहला मेथड तो हम पास बाय वैल्यू करें। अगर हम पास बाय वैल्यू करेंगे ना, तो हमें इस स्ट्रिंग या इस एरे की 100 वैल्यूज़ को यहाँ से निकाल के अपने स्टैक में पुश करना होगा। यहाँ पे हम पुश 5, पुश 7, पुश 9, जो भी हमारी वैल्यू हमारी एरे के अंदर है 1 बाय 1 सारी पुश करनी होगी, जो कि डिफ़िकल्ट है। हमारी एक लेंथी अच्छी खासी एरे को हम इस तरह से एक एक वैल्यू को पुश नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूमिंग है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमने एरियाज़ को पुश करना होता है वहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस ले लेते हैं। स्टार्टिंग एड्रेस हम जस्ट पुश कर देंगे। इस स्टार्टिंग एड्रेस की वजह से ये स्टार्टिंग एड्रेस पॉइंट आउट करेगा इस होल एरे को, और इस होल एरे के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी हम इनडायरेक्टली अपनी होल एरे को एक छोटे से एड्रेस के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन के अंदर सेंड कर रहे हैं, उसके लिए हमने उसे पुश किया। यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी है कि हमने एक एरे ली 50 वर्ड की, फिर हमने उसका ऑफसेट एरे का पुश किया और फिर हमने एरे फिल एक प्रोसीजर कॉल किया जिसमें ये एरे फिल होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेसिंग स्टैक पैरामीटर्स। हम स्टैक में वैल्यूज़ पुश तो कर देते हैं, अभी पीछे हमने यही देखा कि हमारे पैरामीटर्स स्टैक पे पुश हो जाते हैं, EPP पुश हो जाता है, वैल्यू रिटर्न पुश हो जाती है। लेकिन अगर हमने उन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो उन वैल्यूज़ को एक्सेस करने का क्या प्रोसीजर है जो यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा ऐड टू 5 और 6। इसका मतलब क्या है कि ऐड टू हमारा प्रोसीजर है जिसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और ये पैरामीटर्स हैं जो हम इसके अंदर भेज रहे हैं। 5 पहला पैरामीटर और 6 दूसरा पैरामीटर। तो 6 हमारे पास सबसे पहले स्टैक में जाके स्टोर होगा, उसके बाद 5 स्टोर होगा, उसके बाद क्योंकि हम किसी प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं तो उसका रिटर्न एड्रेस होगा। यानी हम यहाँ पे पहले पुश कर रहे हैं 6 को, फिर हम पुश कर रहे हैं 5 को, उसके बाद हमने कॉल की। तो जब भी कॉल की जाएगी ना, कॉल के बैक एंड पे एक रिटर्न एड्रेस हमारे स्टैक में स्टोर हो जाएगा कि जब ये कॉल वैल्यू को रिटर्न करेगी तो किस एड्रेस पे रिटर्न करेगी, उसके लिए रिटर्न एड्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी कि पुश हो जाती हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे देखें, जब प्रोसीजर ऐड टू प्रोक यानी कि यहाँ से हमारे प्रोसीजर की बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो इसके अंदर जब आप देखें, इसमें हमने कहा कि पुश ईबीपी। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसीजर में फ़र्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा कि आप एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर को पुश कर देंगे। तो ये हमने एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर को पुश कर दिया, सही है। फिर हम कहते हैं कि जो भी ESP की वैल्यू है वो EBP के अंदर मूव कर जाए। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये वैल्यू क्या पॉइंट आउट कर रही थी, ESP पॉइंट आउट कर रही थी इस लोकेशन को। यही वैल्यू हमारी EBP के अंदर, यही एड्रेस हमारा EBP के अंदर मूव कर जाएगा। दूसरी चीज़ जहाँ पे आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि हमारे पास ये एक स्टैक है, ठीक है। ये स्टैक है, इसमें कुछ लोकेशंस हैं और ये ऑलरेडी आपको पता है कि जो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी इस डायरेक्शन में हमारी स्टैक वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। तो लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये है। ये यहाँ पे हमारा ESP है। अब यहाँ से इधर जाने के लिए हमें मज़ीद क्या करना पड़ा, मज़ीद 4 बाइट्स हमने इसमें कंज्यूम किए। अब ये तो नहीं पता ना हमें कि टोटल क्या स्पेस है, कितनी स्पेस है, कितने बाइट्स हैं, लेकिन ये तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये ESP की है। इसमें 4 मज़ीद बाइट्स ऐड करें तो हमारे पास इससे पिछली वैल्यू आ जाएगी। उसमें मज़ीद 4 हम ऐड करें तो उससे पिछली आ जाएगी। यानी अगर हम कहते हैं कि जब हम वैल्यूज़ को पुश कर रहे होते हैं अपने स्टैक के अंदर, तो हम उसके अंदर एडिशन करते जा रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रही होती है, स्पेस ले रही होती है, स्पेस कंज्यूम कर रही होती है। और जब हम उसमें से किसी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो वो क्योंकि स्पेस का छोड़ देगी, वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ से डिक्रीमेंट हो गया है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि आगे प्रोसीजर्स के अंदर हम ये चीज़ें यूज़ भी करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो तो हमारे पास EBP ही होगी। उससे पिछली वैल्यू हम EBP +4 +8 +12 इस तरह से करना शुरू कर देंगे। अगर इससे आगे कोई और वैल्यू भी आ जाती है तो फिर क्या होगा, इसी तरह से सेम, यानी अगर इसके अंदर कोई एक और वेरिएबल भी होता तो हम EBP +16 करके वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होते। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हम बेस ऑफसेट एड्रेसिंग, यानी हम किस तरह से बेस पॉइंटर रजिस्टर को यूज़ करते हुए किसी वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट में हमने ऐड टू प्रोसीजर किया, हमने EBP को पुश किया, ESP की वैल्यू को EBP में मूव करवा दिया। अब ये बेसिकली हम करते क्यों हैं, आपको पता है कि स्टैक हमारा जब क्रिएट होता है ना, इस तरह से अगर हम स्टैक क्रिएट करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर स्टैक है, यहाँ पे पहली वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे दूसरी, यहाँ फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तो हम डायरेक्टली यहाँ से फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, हम यहाँ से सेकंड वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जब तक हम पहले 3 को ना एक्सेस कर लें, हम 2 तक नहीं पहुँच सकते। अब इस चीज़ को अगर आप देखें, इस चीज़ को अगर आप देखें कि ये एक स्टैक है, इसमें से वैल्यू आपने एक्सेस करनी होगी, तो स्टैक में सबसे पहली वैल्यू आप कौन सी एक्सेस कर सकते हैं, EBP, ठीक है। फिर आप उसमें से रिटर्न एड्रेस, हमारे स्टैक पे 6 और 5 हमने भेजे इसलिए थे ताकि हम उन्हें ऐड कर सकें, लेकिन 6-5 तक पहुंचने का तो कोई हल ही नहीं है, उससे पहले रिटर्न एड्रेस हुआ पड़ा है, वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, 6-5 को तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हमारी स्टैक पे वैल्यूज़ अगर पीछे कहीं पड़ी हैं, उनको डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे EBP एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर को यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, अब यहाँ से अगर आपने, अब ये आपको पता है कि लेटेस्ट वैल्यू क्या शो करती है, ESP, हम ESP +8 ESP +12 नहीं कर सकते क्योंकि ESP हम छेड़ ही नहीं सकते।
ESP ने तो सिर्फ क्या करना है, पॉइंट आउट करना है लेटेस्ट वैल्यू इन स्टैक। तो ESP की वैल्यू जब हमने EBP में मूव करवा दी तो EBP पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम EBP को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसके ऑफसेट में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इसके साथ तो हम ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम लिखेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे मूव EAX EBP प्लस 12, तो इसका मतलब क्या है कि EBP प्लस 12 कौन सी वैल्यू है, ये 6। यहाँ से 6 वैल्यू हमारी EAX के अंदर मूव कर जाएगी। ये चीज़ हम ESP के साथ नहीं कर सकते थे, लेकिन EBP में वैल्यू को ESP की मूव करवा के इनडायरेक्टली वहाँ से हम स्टैक की वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने EBP प्लस 12 को EX में मूव करवाया, EBP प्लस 8 यानी कि हमारे पास EBP प्लस 8 ये 5 पड़ा है, उसको ऐड किया और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को रिटर्न कर दिया। वैल्यू रिटर्न जब होगी तो वैल्यू रिटर्न किस तरह से हो, अब यहाँ पे अगर हम पॉप EBP नहीं लिखते ना तो फिर रिटर्न पे EBP रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऊपर जो पुश किया था ना EBP उसे पॉप भी करना है, सही है। जो पुश करेंगे EBP उसे पॉप भी लाजमी करना है। तो यहाँ पे हमने पॉप किया EBP को, ये चीज़ निकल जाएगी स्टैक में से। फिर हम रिटर्न करेंगे तो इस रिटर्न एड्रेस पे वैल्यू जो रिटर्न आई 11 वो रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरह से हम करते हैं। लाजमी आपने पॉप EBP भी लिखना है, पॉप करना भूल जाएंगे तो क्या होगा, EBP की वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी, 11 रिटर्न नहीं होगा। तो जो चीज़ आपने पुश किया स्टैक में जो EBP उसे एंड पे पॉप करें और फिर वैल्यू को रिटर्न करें, सही है। ये एक और मेथड है उसी तरह से, एक्सप्लिसिट स्टैक पैरामीटर्स, यानी हम इसमें एक यूज़ कर देते हैं सिंबल को। सेम मेथड ही है, इसको आपने देख लेना है। वही हमने यहाँ पे वाई प्राइम एक अपना सिंबॉलिक नेम क्रिएट किया और उसमें हमने वही EBP प्लस 12 को लोकेशन को स्टोर कर दिया। एक्स प्राइम EQU में हमने EBP प्लस 8 को स्टोर कर दिया। अब जब हम ऐड करेंगे पुश इसी तरह से EBP किया, मूव ESP EBP किया और फिर यहाँ पे EAX में पहले हम जैसे EBP प्लस 12 कर रहे थे, अब क्योंकि उसको हमने एक सिंबॉलिक कांस्टेंट में स्टोर कर रखा है तो उसी सिंबॉलिक कांस्टेंट का यहाँ पे नाम दे दिया। फिर उस सिंबॉलिक कांस्टेंट का प्लस 8 वाले का नाम दे दिया, पॉप किया और रिटर्न कर दिया। सेम वही चीज़ है जस्ट यहाँ पे उन्होंने सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को यूज़ करते हुए इस प्रोसेस को परफॉर्म किया। अच्छा, एक और चीज़ के एक मेन मेथड होता है कि जब हम यहाँ से वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखें जब हमने ये प्रोसीजर किया तो हमारे स्टैक पे वैल्यूज़ कौन कौन सी आई थी, 6 आया था, फिर 5 आया था, फिर रिटर्न एड्रेस आया था और EBP आया था। जब हमने पॉप किया तो हमने EBP को पॉप किया, रिटर्न एड्रेस के थ्रू हमने रिटर्न एड्रेस पे एक वैल्यू स्टोर कर दी, लेकिन 6 और 5 स्टैक पे ही रह गए, इन्हें तो हमने पॉप ही नहीं किया, ये तो हमारे स्टैक के अंदर ही रहे। तो एक बेस्ट मेथड ये होता है कि जब आप स्टैक से रिटर्न कर रहे हैं अपने मेन प्रोसीजर में तो साथ में आप स्टैक को क्लीन करते जाएं। स्टैक में जो वैल्यूज़ अब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप पॉप करें, इसका बेस्ट मेथड क्या है कि आप रिटर्न कर दें, वैल्यू को रिटर्न में ही क्लीन कर दें। अब बाकी सारा मेथड यहाँ पे वही है, EBP हमने लिया, ESP और की वैल्यू को EBP में मूव करवाया, फिर हमने ऐड किया, पॉप किया। जस्ट यहाँ पे रिटर्न के आगे मैंने 8 लिखा हुआ है, ये 8 क्यों लिखा है, ये स्टैक को क्लीन करने के लिए। जब हमने रिटर्न के ये पीछे जो ऐड एग्जांपल हमने की 6 और 5 वाली, तो जब हम रिटर्न हो रहे थे तो रिटर्न एड्रेस के पीछे कितने हमारे बाइट्स मौजूद थे, 8 बाइट्स थे ना। हमारा एक वैल्यू 6 स्टोर पड़ी थी जिसने 4 बाइट लिए हुए थे और एक वैल्यू हमारी 5 पड़ी थी जिसने 4 बाइट लिए हुए थे, यानी 8 बाइट हमने क्लीन करने हैं। तो रिटर्न के सामने हम क्या लिख देंगे,
8 लिख देंगे। अगर हमारी स्टैक में जस्ट एक वेरिएबल पड़ा होता तो हम यहाँ पे रिटर्न 4 कर देते। यानी जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे ना, उन वेरिएबल्स को काउंट करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें। जो वैल्यू आएगी आपने रिटर्न के सामने वो लिख देनी है। तो आपकी वैल्यू जब रिटर्न होगी, स्टैक पे जो भी वैल्यूज़ या जो भी पैरामीटर्स पड़े हैं वो क्लीन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया भी था कि हम जो चीज़ें भी अपने प्रोसीजर के अंदर स्टैक के ऊपर स्टोर करते हैं, जैसे हमने यहाँ तक तो पीछे वाली एग्जांपल्स में किया। अब हमने एक प्रोग्राम लिया, एक सब रूटीन ली जिसमें हम ECX को भी पुश कर रहे हैं, EDX को भी पुश कर रहे हैं, फिर हम कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम पॉप का प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या पॉप करेंगे, EDX, क्योंकि सबसे एंड पे हमने क्या पुश किया, EDX। उसके बाद हमने क्या पुश किया था, ECX, तो यहाँ पे हमने ECX को पॉप किया। फिर हमने उसके बाद EPP को पुश किया था, तो हम यहाँ पे पॉप करेंगे EPP को और फिर हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे। यानी जिस सीक्वेंस में हम पुश करते हैं रजिस्टर्स को, उसी सीक्वेंस के रिवर्स में हम पॉप करेंगे उसको। अच्छा, यहाँ पे यूजेस भी चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यूजेस क्या करता है। अब यहाँ पे देखें, हमने रजिस्टर्स को यूज़ करना था तो उनको पहले हमने पुश किया, फिर एंड पे पॉप किया। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं माय सब प्रोसीजर यूजेस ECX EDX, यानी ये यूजेस हम इसके सामने ही लिखेंगे। जब हम ये यूजेस वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो असेंबलर ऑटोमेटिकली यूजेस के सामने मौजूद रजिस्टर्स को खुद से क्या कर देता है, स्टैक में पुश कर देता है। और जब हम रिटर्न करते हैं तो असेंबलर खुद से उन्हें पॉप कर देता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं यूजेस ECX EDX और EAX, इसका मतलब क्या है कि आपने 3 रजिस्टर्स को इसमें यूज़ करना है, तो ऑटोमेटिकली वो पुश हो जाएंगे, एंड पे पॉप हो जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि विदाउट यूजिंग यूजेस आप रजिस्टर्स को किस तरह से पुश करेंगे, तो फिर आपको इस तरह से खुद से लिखना पड़ेगा, पुश ECX, पुश EDX, पॉप EDX, पॉप ECX। तो ये आपने खुद से यहाँ पे फिर परफॉर्म करना होगा। यहाँ पे यूजेस को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल दी गई है, यूजेस ECX EDX। ठीक है। अच्छा, ये यूजेस जो होता है ना, ये यूजेस प्रोसीजर के सामने लिखते होते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट लाइन पे नहीं लिखना, प्रोसीजर के सामने आप लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पे लिखा पॉप पुश EBP। अब ये नहीं करना कि आप कहें कि EBP भी रजिस्टर है तो इसी के सामने आप EBP को भी इसी के साथ पुश कर दें, ये नहीं करना। आपने EBP को लाजमी प्रोसीजर के अंदर ख़ुद से करना होता है। ये हम जनरल पर्पस रजिस्टर के लिए प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने पॉइंटर रजिस्टर्स के लिए जो एड्रेसेस को यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टैक पॉइंटर या बेस पॉइंटर, उनके साथ हम ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें आपने ख़ुद से ही पुश करना होगा। तो यहाँ पे हमने पुश किया, फिर ESP की वैल्यू को मूव करवाया, फिर हमने 8 की वैल्यू वहाँ से एक्सेस की, फिर उसमें से हमने पॉप किया EBP को, और फिर हमने यहाँ पे रिटर्न किया, रिटर्न 4, क्योंकि एक वेरिएबल था, यहाँ पे एक ही वेरिएबल के साथ हमने वर्किंग की थी, तो उसे प्रोसीजर को रिटर्न किया, तो हमने साथ में क्लीन अप किया। यहाँ पे देखिए, हमने ECX EDX रजिस्टर्स यूज़ किए, लेकिन अपने पूरे प्रोसीजर के अंदर ना उन्हें हमने पुश किया और ना ही हमने उन्हें यहाँ पे पॉप किया। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जो हम विद इन प्रोसीजर ख़ुद से क्रिएट कर रहे होते हैं। लोकल वेरिएबल्स
ऑलरेडी आपने हाई लेवल के अंदर देखे होंगे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। जो हमने वहाँ पे लोकल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, सेम वही चीज़ें लोकल वेरिएबल के यहाँ पे हैं। लोकल वेरिएबल किसी प्रोसीजर या किसी फंक्शन के अंदर जो आप क्रिएट करें, यानी वैसे तो हम पैरामीटर्स मेन प्रोसीजर से या किसी और प्रोसीजर से भेज रहे होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोसीजर के अंदर उस छोटे मॉड्यूल के अंदर कोई वेरिएबल या वैल्यू लें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोकल वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ेगा। लोकल वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं साथ में हम लोकल मेंशन भी करते हैं, आगे एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स को जो आप नेम देते हैं, जैसे हम मेन में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सेम मेथड में हम लोकल वेरिएबल को विद इन अ फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। लोकल वेरिएबल्स हमारे पास सिर्फ वहीं पे एक्सेसिबल होंगे जिस फंक्शन के अंदर, जिस मॉड्यूल के अंदर हमने उन्हें डिक्लेयर किया है, उसी के अंदर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उसी के अंदर आप उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस प्रोसीजर से रिटर्न करेंगे तो वो लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो लोकल वेरिएबल फिर आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हर वेरिएबल का नेम अलग होना चाहिए, दो वैल्यूज़ को एक नेम हम नहीं दे सकते, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आपने एक प्रोसीजर बनाया है ऐड का और उसमें आपने वैल्यू 1 वैल्यू 2 लगाई, दूसरा प्रोसीजर आपने बनाया सब्ट्रैक्ट का, उसमें भी आप वैल्यू 1 वैल्यू 2 अगर बनाते हैं तो कोई मसला नहीं है। क्यों? लोकल वेरिएबल्स हैं, हर वेरिएबल ने अपने प्रोसीजर के अंदर काम करना है, किसी ने किसी दूसरे के साथ मिक्स ही नहीं होना। जब एक कॉल करेगा उसी के अंदर का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसी के अंदर की वैल्यू एक्सेस होगी। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हमारा ईज़िली परफॉर्म हो जाता है। हमें मोस्टली जहाँ पे हमारे लेंथी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे ये डर होता है कि हम वेरिएबल का नाम रिपीट ना कर जाएं, तो वहाँ पे आप लोकल वेरिएबल्स अगर क्रिएट करते हैं तो ईज़िली आप इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक प्रोसीजर का अपना वेरिएबल होगा, अपना नाम होगा, वो मिक्स नहीं होंगे। अच्छा, लोकल वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी स्टार्ट में भी आपको बताया, हम ESP में से स्पेस लेने के लिए डिक्रीज़ करेंगे जितने वेरिएबल्स आपने क्रिएट करने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वेरिएबल क्रिएट करने हैं 4, ठीक है, 4 वेरिएबल क्रिएट करने हैं और हर वेरिएबल स्पेस लेगा 4 बाइट, तो 4 × 4 हमारे पास ये आएगा 16। तो हम ESP में से 16 को सब्ट्रैक्ट करके स्पेस ले लेंगे लोकल वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। जब भी आपने कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो जितने लोकल वेरिएबल क्रिएट करने होंगे उन्हें आप ESP में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके स्टैक पे उन लोकल वेरिएबल्स के लिए स्पेस बन जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखिए, हमने अपने प्रोसीजर लिया, फिर हमने इसमें EBP को पुश किया, मूव करवाई ESP की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने 2 लोकल वेरिएबल्स या 2 लोकल वैल्यूज़, 2 लोकल कांस्टेंट वैल्यूज़ को क्योंकि यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ESP में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 वैल्यूज़ हैं, 2 × 4 हमारे पास क्या आया, 8 आए, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया ESP में से 8 ताकि हमारी लोकल वैल्यूज़ की वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो सके। फिर यहाँ पे हमने इस लोकेशन पे क्या करना है, पहली वैल्यू स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे अब देखें, EBP के पीछे जाते थे तो हम प्लस करते थे, EBP से आगे आएंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे EBP -4 पे हमने वैल्यू पहली 10 स्टोर करवा दी, दूसरी EBP -8 पे हमने दूसरी वैल्यू 20 स्टोर करवा दी, यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने EBP के वैल्यू को ESP के अंदर मूव करवा दिया और नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप करेंगे और वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी। EBP हमारे पास क्या है, EBP यहाँ पे हमने EBP की वैल्यू को मूव क्यों करवाया, ये चीज़ भी आप समझ लें। यहाँ पे देखें, हमने इन वैल्यूज़ को लिया, इनके ऊपर जो भी वर्किंग करनी है, जो भी काम करना है,
एंड हमारे पास क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है EBP की, हमने जब रिटर्न का प्रोसेस करना होगा तो हम रिटर्न यहाँ से करेंगे। रिटर्न यहाँ से तो नहीं करना ना, यहाँ से रिटर्न करेंगे तो 20 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे हम कह देते हैं कि पॉप EBP, तो पॉप EBP वो क्या करेगा, 20 को पॉप करेगा। हमने किससे पॉप करना है, हमने EBP को पॉप करना है। तो EBP को पॉप करने के लिए EBP की वैल्यू को ESP में जब मूव करवाएंगे तो हमारा ESP ऑटोमेटिकली यहाँ से जंप करके इधर आ जाएगा और ये वाली चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। लोकल वेरिएबल का मेन एडवांटेज ही यही है कि हम ESP को जब ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वैल्यू। फिर ESP इधर आ जाएगा, फिर आपने यहाँ से पॉप करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि किस तरह से आपने यहाँ पे परफॉर्म करनी है। जब आप लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो लोकल वेरिएबल्स के साथ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, EBP की वैल्यू को एंड पे आपने ESP में मूव करवाने। जैसे स्टार्ट में आप क्या करते हैं, ESP की वैल्यू को EBP में मूव करवाते हैं। अगर दरमियान में लोकल वेरिएबल्स हों तो दोबारा से EBP की वैल्यू को ESP में मूव करवा के फिर आप पॉप करेंगे। यहाँ तक काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह।